नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं दलहनी फसलों के बारे में। जो दलहनी फसलें हैं, पल्सेस क्रॉप हैं, जिन्हें लेगुमिनेसी फसलों के नाम से भी संबोधित करते हैं। अपन फसल उत्पादन की दृष्टि से देखते हैं तो खाद्यान्न फसलों के बाद में इनका दूसरा स्थान है और किसान इनकी खेती बड़ी कुशलता पूर्वक करता है। जिन क्षेत्रों में औसतन वार्षिक वर्षा कम होती है या बारानी क्षेत्र होते हैं, उनमें विस्तृत तौर पर दलहनी फसलों की खेती की जाती है। दलहनी फसलें मुख्य रूप से मानव आहार में एक मुख्य रूप से प्रोटीन का सोर्स है। दालों से अपने को प्रोटीन प्राप्त होता है, साथ साथ में किसान की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। तो जैसे अपने खाद्यान्न फसल पढ़ी, वैसे ही 1 बाय 1 करके अपन दलहनी फसलों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें अपन इसकी बॉटनी के बारे में पढ़ेंगे, जलवायु भूमि की तैयारी के बारे में पढ़ेंगे, अच्छी उन्नत वैरायटियों के बारे में डिस्कस करेंगे, खाद उर्वरकों के बारे में डिस्कस करेंगे और एक वैज्ञानिक पद्धति क्या है दलहनी फसल उत्पादन की, उसके बारे में स्पष्ट रूप से अपन पढ़ेंगे दोस्तों। तो एक एक करके अपन पढ़ते जाएंगे। देखिए, इनका बेसिक जो देखा जाए उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं अपन 2 मिनट की, कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, जिसको IIPR के नाम से संबोधित किया जाता है दोस्तों। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च कहाँ स्थित है दोस्तों? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च कानपुर के अंदर स्थित है। कानपुर कहां पर है? कानपुर यूपी के अंदर स्थित है और यूपी के अंदर भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है। मतलब कहा जाता है कि कानपुर को मतलब यहां पर अनुसंधान संस्थान स्थित है किनका? दलहनी फसलों का। बात करते हैं अगर उत्पादन की, तो भारत के कौन से राज्य में सर्वाधिक दलहन फसलों का उत्पादन होता है? तो दोस्तों, भारत का जो MP, जिसको मध्य प्रदेश के नाम से संबोधित किया जाता है, मध्य प्रदेश स्टेट दालों के कटोरे के नाम से जाना जाता है। मतलब दाल उत्पादन में ये राज्य बहुत अग्रणीय राज्य है कि उत्पादन में फर्स्ट है MP, और सेकंड की अगर बात करते हैं तो अपन सेकंड नंबर पे है यूपी और थर्ड नंबर पे अपने राजस्थान का स्थान है दाल उत्पादन करने में दोस्तों। फर्स्ट पे MP, सेकंड पे यूपी और थर्ड पे कौन सा है? अपना राजस्थान उत्पादन के मामले में जहां तक अपन बात करें ये है। MP को दालों का कटोरा के नाम से जाना जाता है, दाल का कटोरा कहा जाता है इनको। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, दाल मुख्य रूप से क्या है? प्रोटीन के स्रोत हैं। इनमें प्रोटीन बहुत अधिक से पाया जाता है। अगर राजस्थान कंडीशन की बात की जाए तो राजस्थान में सर्वाधिक दाल उत्पादन नागौर जिले के अंदर होता है। कहां पर होता है दोस्तों? नागौर जिले में सर्वाधिक दाल उत्पादन होता है। मतलब लेगुम फसल सबसे ज्यादा नागौर जिले के अंदर ही उत्पादित की जाती हैं दोस्तों, और मुख्य रूप से प्रोटीन का स्रोत है। साथ साथ में आच्छादी फसलों के रूप में भी इनको बोया जाता है। कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। राजस्थान शुष्क प्रदेश है तो इसमें दलहन सफलतापूर्वक आसानी से उगाए जा सकते हैं। बारानी क्षेत्रों में भी इनकी खेती आसानी से की जा सकती है दोस्तों। तो एक प्रकार से बड़े विस्तृत रूप से दलहन का उत्पादन किया जा सकता है, इनकी खेती की जा सकती है दोस्तों। अपन अब सबसे पहले बात करते हैं चने की। इसमें आज अपनी मुख्य फसल है कौन सी? चना। देखो, चने को दलहन में दलहनों का राजा के नाम से जाना जाता है। मतलब पल्सेजों का जो राजा कहा जाता है, किंग कहा जाता है, वो किसे कहा जाता है? चने को कहा जाता है। तो चना जो है इसको अन्य नामों से भी संबोधित किया जाता है, जैसे इसको ब्लैक ग्राम भी कहा जाता है, ब्राउन ग्राम भी कहा जाता है, ब्राउन ग्राम, इसको भूरा चना के नाम से जाना जाता है। इसको चिकपी के नाम से भी जाना जाता है। मतलब गाल जैसी संरचना होती है, इसलिए इसको चिकपी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इसको घोड़ा दाल की या हॉर्स ग्राम के नाम से भी जाना जाता है। इन नामों से इनको संबोधित किया जाता है। चना आपने देखा होगा मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है दोस्तों। एक अपना भूरा चना, जिसको देसी चने के नाम से जानते हैं, जिसका बॉटनिकल नेम है साइसर एरिटेनम एल। दूसरा चना जिसको काबुली चने के नाम से जाना जाता है दोस्तों, काबुली चना, और इस काबुली चने का बॉटनिकल नेम है साइसर काबुलिकम। मतलब साइसर जो काबुलिकम होता है, इसको सफेद चने की संज्ञा दी गई है। जो छोले भटूरे के अंदर चना काम में लेते हैं वो कौन सा होता है? साइसर काबुलिकम होता है दोस्तों। इनमें और क्या फर्क होता है दोनों में? इसकी जो देसी चना है इसकी साइज थोड़ी छोटी होती है, इसकी साइज बड़ी होती है। ये रंग में सफेद होता है। ये जो देसी वाला चना होता है साइसर एरिटेनम, ये कैसा होता है? ब्राउन कलर का होता है। इसके अगर गुणसूत्र संख्या की बात की जाए तो क्रोमोसोम नंबर इसमें 14 पाए जाते हैं, 14 पाए जाते हैं, और इसमें 2n बराबर कितने पाए जाते हैं दोस्तों? 16 पाए जाते हैं।
गुणसूत्र संख्या इनमें 16 पाई जाती है। ये जैसा कि आप चने के पौधे को देख सकते हैं इस प्रकार से। और ये क्या है चने के स्ट्रक्चर, ये काबुली चना दे रखा है और ये कौन सा है देसी चना। दोनों प्रकार के चनों के बारे में विस्तार से दी गई है। ये जो चने की लग रही है इसे पोड या फली के नाम से जाना जाता है। मतलब इसका फल का जो प्रकार बात करें तो वो क्या हो गया दोस्तों, पोड हो गया। मतलब इसकी फली को पोड के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो ये पत्तियां दे रखी हैं इन पत्तियों के अंदर चरपराहट पाया जाता है दोस्तों। आप अगर कभी चने की पत्तियां खा के देखोगे तो आपको लगेगा कि ये चरपरी पत्ती आपको स्वाद में दिखाई देंगी। ये चरपराहट किस कारण से होता है दोस्तों, ये मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं विस्तृत रूप से थोड़ा सा। तो अपन देख सकते हैं जिस प्रकार से कि ये काबुली चना है और ये कौन सा है देसी चना है। चने का पौधा इस प्रकार से है, इस प्रकार से फलियां जिनको पोड के नाम से जानते हैं। और इसकी पत्तियों के अंदर मेलिक एसिड पाया जाता है दोस्तों, मेलिक अम्ल पाया जाता है, जिसके कारण से क्या होता है चरपराहट पाया जाता है। मेलिक अम्ल के कारण चरपराहट पाया जाता है। साथ साथ में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। मेलिक और ऑक्जेलिक अम्ल के कारण चने की पत्तियों के अंदर चरपराहट पाया जाता है दोस्तों। आगे बात करते हैं इसकी फैमिली की। तो फैमिली जितनी भी लेगुमिनेसी फसलें हैं इनकी सबकी फैमिली कौन सी है, जितने भी दलहनी फसलें हैं सबकी फैमिली वही है लेगुमिनेसी। और इस जो लेगुमिनेसी फैमिली है इसकी उप फैमिली अपने है कौन सी, पेपेलियोनियसी। लेगुमिनेसी की उप फैमिली है पेपेलियोनियसी। तो इस प्रकार से चने के बारे में अपन ने थोड़ा सा बेसिक पढ़ा। आगे अपन पढ़ते हैं इसकी जलवायु के बारे में। देखिए दोस्तों चना एक क्या है सर्द ऋतु की फसल है। मतलब ये क्या है रबी ऋतु में इसको बोया जाता है दोस्तों। अब जब रबी में उगाया जाता है तो इसकी कंडीशन क्या होगी वो देखिए। इसके अंकुरण के लिए जो तापमान की जहां तक अपन बात करते हैं तापमान चाहिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तथा इसके पकने के लिए जो तापमान चाहिए वो चाहिए 16 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तापमान पे आराम से ये क्या कर लेता है सर्वाइव कर लेता है। चना ज्यादातर सिंचित और असिंचित दोनों क्षेत्रों में उगाया जाता है। तो अगर आपने असिंचित क्षेत्रों में चने की बुआई की है असिंचित क्षेत्रों में तो आपको अक्टूबर के प्रथम सप्ताह के अंदर ही क्या कर देना है चने की बुआई कर देनी है, अक्टूबर का प्रथम सप्ताह। और अगर आपको सिंचित क्षेत्र में चने की बुआई करनी है तो आपको क्या करना है इसकी बुआई 30 अक्टूबर तक कर देनी है दोस्तों। वार्षिक वर्षा इसको 250 से 300 500 तक भी वार्षिक वर्षा आराम से सहन कर लेता है। ज्यादा अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ये उपयुक्त नहीं है। जिस टाइम में चने का अंकुरण होता है उस टाइम में वर्षा का होना इसके लिए मतलब हानिकारक माना जाता है। वर्षा उस टाइम में नहीं होनी चाहिए तथा साथ साथ में 65 से 70% वातावरण में आर्द्रता होनी जरूरी है। तो इस प्रकार की जलवायु में ये क्या करता है सुटेबल करता है। मुख्य रूप से शीत ऋतु की दोस्तों फसल है। लेकिन पाला क्या मतलब ये जो चना होता है पाले के प्रति संवेदनशील होता है। मतलब इसको पाले लगने की संभावना क्या होती है ज्यादा होती है, पाले से इफेक्ट ज्यादा होता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं मृदा और खेत की तैयारी। देखिए दोस्तों इसको क्या है बलुई दोमट मृदा पसंद है, बलुई दोमट। और ये जो बलुई दोमट मृदा है ये कैसी होनी चाहिए ये ढेले युक्त होनी चाहिए। जो ढेले युक्त मृदा है उस मृदा में चना आसानी से सर्वाइव करता है। जो ढेले युक्त मृदा है मतलब जिस मृदा में ढेले होते हैं उसमें आसानी से सर्वाइव करता रहता है क्योंकि इसकी जड़ों को एरिएशन वायु संचार काफी अच्छा चाहिए होता है दोस्तों। साथ साथ में बात करते हैं पीएच की। तो इसके लिए पीएच 6.5 से 7.5 रेंज का पीएच मान बहुत गुड रहता है और 8.5 तक का पीएच भी इसके लिए चल जाता है। आराम से इसकी खेती की जा सकती है दोस्तों। ज्यादातर चने को कोई खास खेत की तैयारी में जुताई बुआई की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फिर भी आप 2 से 3 जुताइयां करके देसी या हल या कल्टीवेटर के माध्यम से और फिर चने की बुआई आसानी से कर सकते हैं। इसके साथ साथ खेत की तैयारी के समय आपको क्या करना है 2.5 से 3 टन प्रति हेक्टेयर 3 टन प्रति हेक्टेयर आपको गोबर की खाद मिला देनी है
और कुछ हल्की सी मतलब 20 केजी प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन और 40 केजी फास्फोरस। क्योंकि चने में क्या है, नाइट्रोजन की आवश्यकता ज्यादा नहीं होती, क्योंकि चना एक क्या है, लेगुमिनेसी फसलें हैं। और दोस्तों आपको पता होगा कि लेगुमिनेसी फसलों की जड़ों में क्या पाया जाता है, राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। राइजोबियम जीवाणु वातावरण से नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। नाइट्रोजन उसको पहले से ही उपलब्ध हो जाती है पौधे को, तो ज्यादा अधिक नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर भी प्रारंभिक वृद्धि के तौर पर उसको 20 केजी नाइट्रोजन आप सप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आगे बात करते हैं अपन उन्नत किस्मों की। देखो चने की किस्म है RS10, बहुत इंपॉर्टेंट किस्म है। RS11, BG209 जिसका नाम है पूषा 209, GNG 663। इसके बाद में इसको वरदान के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आपकी किताब में वरदान लिखा रखा है, जबकि इसको वरदान के नाम से जाना जाता है। GNG सम्राट, BG 262, GNG प्रताप 1292, प्रताप चना 1 आदि इसकी क्या है दोस्तों, किस्में हैं। इन किस्मों के बारे में अपन स्टडी करते हैं आगे। हाँ दिनेश जी, नहीं कब तक आ जाओगे आप? 3 बजे, 3 या 4 बजे। ये हेलमेट पड़ा है, ठीक है, तो बुलेट सामने खड़ी है। ठीक, सुन ये रख देना पीछे की तरफ। नहीं मेरे को बैठ 3 बजे या 4 बजे तक? 3 से 4 बजे के बीच। ठीक। और सुने, हेलो, हवा दिला लेना, 3 टायरों में हवा कम है, पेट्रोल पंप पे खड़ा रहो। आगे बात करते हैं दोस्तों अपन कि इसके लिए बीज दर और बीजोपचार की ऐसे आवश्यकता है। बीज दर कितनी चाहिए? देखिए दोस्तों, एक देसी चने की बुआई के लिए 60 से 80 केजी बीज प्रति हेक्टेयर क्या रहता है, आवश्यक रहता है। मतलब 60 से 80 केजी बीज की आवश्यकता अपने को रहती है। 60 से 80 केजी बीज की आप बुआई करें प्रति हेक्टेयर, तो ये चने की खेती के लिए काफी अच्छा रहता है। अगर आप शुष्क खेती कर रहे हैं तो थोड़ा सा 10 से 12% क्या कर दें, बीज दर को बढ़ा दें। बीजोपचार की जहां तक बात करते हैं अपन, तो बीजोपचार इसका कैसे करें? सबसे पहले आप करेंगे जो, क्योंकि चने में देखो दीमक और कटवर्म सबसे ज्यादा लगता है। दीमक और कटवर्म जो लगता है वो सबसे ज्यादा लगता है। तो इसके लिए क्या करें, आप क्लोरोपाइरीफॉस से उपचारित करें। पहले क्लोरोपाइरीफास जो दवा होती है उसके माध्यम से आप उपचारित करें। कितनी मात्रा में क्लोरोपाइरीफास? आप 20 EC का प्रयोग करें, इमल्सिफाइड कंसंट्रेशन का आप प्रयोग करें। साथ साथ में बात करते हैं आप दूसरी जो है, जैसे विल्ट चने में लगता है ज्यादातर, उसके लिए आप क्या करें, विल्ट जैसे मतलब सूखापन हो जाता है इसके अंदर, तो उसके लिए आप करें ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करें। ड्रमा जो फफूंद आता है, इससे बीज को क्या करें, उपचारित करें। ट्राइकोडर्मा से कैसे करें? आपको क्या करना है, सबसे पहले मतलब ट्राइकोग्रामा जो पाउडर होता है उसका मतलब बीजों को लेना है और उसके ऊपर डाल देना है। साथ में कोई चिपचिपा पदार्थ जैसे गुड़ वगैरह इनके साथ में डाल सकते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों अपन राइजोबियम कल्चर का आप प्रयोग करें। आपको पता है दलहनी फसल है तो राइजोबियम कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी मात्रा में प्रयोग करें दोस्तों? नाइट्रोजन आपको करना है 3 पैकेट प्रति हेक्टेयर प्रयोग करने हैं। 3 पैकेट का मतलब 600 ग्राम, एक पैकेट 200 ग्राम का होता है। राइजोबियम कल्चर प्रयोग करें। इसके लिए क्या करें, जब फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड के माध्यम से बीज को ट्रीट कर दिया, उसके बाद में 1 किलो आप क्या कर लें, गुड़ लें और गुड़ को 250 ग्राम क्या लें, आप गुड़ लेंगे और 250 ग्राम गुड़ को क्या करें, आप उपचारित करें।
आगे दोस्तों अपन बात करते हैं बीज दर और बीजो उपचार की। तो बीज दर कितनी लेते हैं? 60 से 80 केजी 80 केजी बीज का आप प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें दोस्तों। अगर शुष्क खेती में अपन बीज दर डाल रहे हैं तो उसकी 10 से 12% आप क्या करेंगे, बीज दर को बढ़ा के भी काम में ले सकते हैं। ये देसी चने की अपनी क्या है, बीज दर है। जहां तक बात करते हैं अपन बीजों उपचार की कि चने के बीजों को किसके माध्यम से उपचारित करें, तो सबसे पहले ज्यादातर चने का बीजों में दीमक और कटवर्म का डर ज्यादा रहता है। तो दीमक और कटवर्म से बचाने के लिए क्या करें आप, क्लोरोपाइरीफास जो फॉस दवा होती है इसका प्रयोग करें। क्लोरोपाइरीफास दवा है, इसका कितना प्रयोग करें आप, 800 ml मतलब दवा का प्रयोग करें 100 केजी बीज को उपचारित करने के लिए। 100 केजी बीज को उपचारित करने के लिए आप क्लोरोपाइरीफास दवा का उपयोग करें। इसके साथ साथ में अगर आपके दीमक में मतलब चने में उकठा रोग को से बचाना है तो उसके लिए ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करें। साथ में चने के बीजों को, आपको पता है कि चना दलहनी फसल है तो इसमें राइजोबियम कल्चर का प्रयोग करते हैं। राइजोबियम कितनी क्वांटिटी में प्रयोग करें अपन, राइजोबियम आपको 3 पैकेट प्रति हेक्टेयर प्रयोग करने हैं। एक पैकेट 200 ग्राम का होता है। साथ साथ में कैसे प्रयोग करेंगे आप, जब बीजों को फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड से उपचारित कर लें दोस्तों आप, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको 250 ग्राम पानी लेना है, 250 ग्राम गुड़ लेना है, 1 लीटर पानी लेना है और पानी में इसका घोल बनाकर बीजों के ऊपर डालते हैं तथा ऊपर से राइजोबियम का पैकेट इसके ऊपर डाल देते हैं और बीजों के अच्छी तरीके से लगा देते हैं। तो इस प्रकार से बीजों को उपचारित करके आप छाया में सुखा के उसके बाद में बुआई करें। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों आगे खाद एवं उर्वरक की। जहां पर खाद की बात करते हैं दोस्तों, तो खाद इसके लिए FIM या गोबर की खाद की आवश्यकता रहती है। कितना प्रयोग करें आप प्रयोग कर सकते हैं 2.5 से 3 टन प्रति हेक्टेयर। ज्यादा खाद की आवश्यकता नहीं होती। कितनी मात्रा में, इतनी मात्रा में 2.5 से 3 टन प्रति हेक्टेयर की मात्रा में प्रयोग करें। साथ साथ आप क्या करें दोस्तों, आपको 15 से 20 दिन पहले भूमि की तैयारी के समय ही इस खाद को मिला देना है भूमि में। मतलब जब आप बीज बुआई करें उससे पहले ही आपको मिला देना है। और आगे बात करते हैं उर्वरकों की। जहां तक आपको पता है कि चना एक क्या है, दलहनी फसल है और दलहनी फसलों की जड़ों के अंदर राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं, गांठें बनाकर रहते हैं। तो राइजोबियम वातावरण से नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है, इसलिए इन फसलों को ज्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन प्रारंभिक वृद्धि पूर्ण करने के लिए इनको 20 केजी प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। और बात करें फास्फोरस तो 40 केजी प्रति हेक्टेयर फास्फोरस की आवश्यकता पड़ती है। यह आप प्रयोग करें। नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की मात्रा भूमि की तैयारी के समय आप प्रयोग कर लें। बाद में ये क्या करता है, खुद चना अपने आप से ही नाइट्रोजन वातावरण से योगीकृत करता रहता है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप इनका खाद और उर्वरकों का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सिंचाई की बात जहां तक आती है। देखिए दोस्तों, चने को कोई खास ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी आप पहली सिंचाई 40 से 45 दिन बाद प्रयोग करें। 40 से 45 दिन के बाद में पहली सिंचाई आपको देनी है। साथ साथ में जब फलियां बनती हैं तो उस कंडीशन में सिंचाई करना बहुत जरूरी है। फलियां बनते समय सिंचित क्षेत्रों में ज्यादातर 15 से 20 दिन पे आप इनकी सिंचाई कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पौधों की छुटाई। इस क्रिया को छुटाई वाली को निपिंग के नाम से संबोधित किया जाता है दोस्तों। निपिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्रिया है, चने की एक बहुत इंपॉर्टेंट कल्चरल प्रैक्टिस है। जब चने का पौधा जिसकी लंबाई या हाइट 20 से 25 सेंटीमीटर की हो जाए दोस्तों, तब क्या करते हैं अपन, 20 से 25 सेंटीमीटर के होने के बाद जो ये ऊपर वाला पोर्शन है इसको यहाँ से कट कर देते हैं। जैसे किसान भाई इधर कैंची की सहायता से इन पोर्शन को क्या कर रहा है, कट कर रहा है।
ठीक है। तो इसके लिए कट करने के बाद में जैसे जिस जगह से आपने कट किया वहां से अगली बार 2 से 3 शाखाएं निकलेंगी और इन शाखाओं में क्या फलियों की संख्या भी अधिक होगी। पहले एक शाखा पर फली लग रही थी, अब 3-4 शाखाओं पे क्या लगेंगी, फल लगेंगी। तो इससे प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन होता है वो बढ़ता है। निपिंग या चुटाई का कार्य चने में बुआई के 30 से 35 दिन बाद में करते हैं दोस्तों। 30 से 35 दिन बाद में करते हैं, डेज आफ्टर सोइंग के बाद में करते हैं। किसके माध्यम से करें, तो चुटाई का कार्य या निपिंग की क्रिया पहले के जमाने में भेड़ों के माध्यम से की जाती थी। मतलब खेत के अंदर क्या भेड़ चराई जाती थी खुला, तो ऊपर वाली जो सीड्स भाग होता था चने को, इसको चूंट के खा जाती थी। फिर उससे जो 2-3 फुटान निकलती थी शीर्ष भाग से, तो ताकि उससे क्या ब्रांचेस की संख्या में वृद्धि होगी, तो साथ साथ में फलियों की संख्या में वृद्धि होगी। जब फलियों की संख्या में वृद्धि होगी तो चने का क्या बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा। तो किसके माध्यम से करते थे, वो भेड़ों के माध्यम से करते थे। लेकिन आजकल इसका रासायनिक निपिंग का ट्रीटमेंट भी आ गया। टिब्बा नामक रसायन आता है, टिब्बा नामक रसायन के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, निपिंग या चुटाई का कार्य पूर्ण कर सकते हैं दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं अपन पादप संरक्षण, कीट रोगों का नियंत्रण। देखिए दोस्तों, चने में बहुत से प्रकार के कीट लगते हैं, ज्यादातर इसमें दीमक और कटवर्म का प्रकोप ज्यादा होता है। साथ साथ में इसके साथ में फली छेदक इसका मुख्य कीट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कीट है, मतलब चने का। और दलहनी फसलों का भी क्या फली छेदक बहुत इंपॉर्टेंट कीट है, जिसको हेलिकोर्पा आर्मीजेरा कीट के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो एक एक कीट और व्याधियों का अपने स्टडी करते हैं। देखिए ये दीमक और कटवर्म होती है इस प्रकार से, और वायरवर्म, इसको कटवर्म ये है, देख सकते हैं आप। ये पल्ले जो चने की फलियां हैं उनका रस चूसती है तथा पत्तियों का रस चूसकर उनको नष्ट करती है। वायरवर्म ऐसी होती है। ये जो आपकी दीमक है, टर्माइट, इस प्रकार से ये जड़ों के ऊपर आक्रमण करती है दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फली छेदक। फली छेदक कीट क्या करता है, जिस प्रकार से ये चने की फली है उसमें छेद करके अंदर दाने को क्या कर देता है, खा जाता है दोस्तों। ये छेद किया है और दाने को क्या कर देता है, ये खा जाता है। तो इससे प्रति हेक्टेयर मतलब जो उपज होती है वो अपने को क्या होती है, कम प्राप्त होती है। नेक्स्ट बात करते हैं झुलसा या ब्लाइट की। आपने देखा होगा दोस्तों कि चने का पौधा इस तरीके से बीच बीच में से सूख जाता है। ये ब्लाइट जो होता है, झुलसा, तो इसका चित्र इस प्रकार से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं उकठा। उकठा में पौधा क्या होता है, ऊपर से सूखता सूखता नीचे की तरफ चला जाता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे जड़ें क्या हो जाती हैं, काले रंग की हो जाती हैं, और ऊपर से सूखता सूखता पौधा क्या होता है, नीचे की तरफ आ जाता है। पूर्ण रूप से क्या कर देता है, ये सूख जाता है दोस्तों। पाले से बचाव। पाले से बचाव कैसे करते हैं आप, क्योंकि पौधे, ये जो चने का पौधा होता है ये पाले के प्रति बड़ा संवेदनशील होता है। इसके लिए आप क्या करें, 0.1% H2SO4 या सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या करें आप, छिड़काव कर सकते हैं। साथ में शाम के समय सिंचाई करके पाले से बचा सकते हैं। शाम के समय आप धुआं करके चने के खेत में और फिर पाले से बचा सकते हैं, क्योंकि पाले से क्या होता है, पौधे की कोशिकाओं में सार्बिटोल का जमाव हो जाता है और कोशिका द्रव्य क्या हो जाता है, फट जाता है, जिससे पौधा क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार से अलग अलग इनके कीट थे, पाले से इनका संरक्षण करना है। और आगे बात करते हैं कटाई और मंडाई। जब चने की फसल में फलियां पूर्ण रूप से भर जाएं तथा अपना रंग परिवर्तन करने लग जाएं, तब उस कंडीशन में आपको क्या कर देनी है, चने की कटाई कर देनी है। और उसके बाद में 7 से 8 दिन बाद सुखा के और थ्रेसिंग से मंडाई करके इसको क्या कर लेना है दोस्तों, अलग कर लेना है। आगे बात करते हैं अपन उपज की। तो देखिए जो S इंची क्षेत्र रहते हैं, S इंची क्षेत्र, S इंची क्षेत्रों के अंदर चने की 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है, तथा जो सिंचित क्षेत्र होते हैं वहां पर 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर चने की उपज प्राप्त होती है। जो सिंचित क्षेत्र होते हैं वहां पर दोस्तों, चना एक C3 पौधा है जिसमें स्वपरागण पाया जाता है। स्वपरागण पाया जाता है। तो इस प्रकार से अपने चने की फसल पड़ी दोस्तों। दलहनी फसलों के अगले क्रम में दोस्तों अपन पढ़ने जा रहे हैं मूंग के बारे में। जैसा चना अपन ने पढ़ लिया था, इसके बाद में अपन पढ़ रहे हैं मूंग की फसल के बारे में।
मूंग एक ऐसी फसल है जिसका उपयोग दाल के रूप में भी किया जाता है, जिसका उपयोग मिष्ठान के रूप में भी किया जाता है, रेवड़ी पापड़ आदि बनाने में भी किया जाता है। साथ साथ में हरी खाद के रूप में भी मूंग की फसल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार ये जो मूंग की फसल आपके सामने दे रखी है, ये मूंग के दाने होते हैं जो ग्रीन कलर के होते हैं ऐसा, और ये मूंग का क्या होता है, पौधा होता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इसका बॉटनिकल नेम है विग्ना रेडिएटा। विग्ना रेडिएटा के नाम से इसे मूंग की फसल को संबोधित किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे की कि इसका कुल कौन सा है। तो आपको पता है कि अपन कौन सी फसलें पढ़ रहे हैं, अपन दलहन वाली फसलें पढ़ रहे हैं। तो दाल वाली फसलों का कुल सबका क्या है दोस्तों, लेग्यूमिनेसी कुल है, या जिसको फेबेसी के नाम से जाना जाता है। फेबेसी या लेग्यूमिनेसी एक ही नाम है। बात करते हैं दोस्तों इसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है। तो दोस्तों मूंग के अंदर प्रोटीन की मात्रा 23 से 25% तक पाई जाती है। प्रोटीन का मुख्य सोर्स है मूंग एक प्रकार से। इसके बाद में इसका उत्पत्ति स्थान या ओरिजिन पहले इसकी जहां तक बात करें तो इसका उत्पत्ति स्थान भारत माना जाता है दोस्तों। और मूंग की फसल मुख्य रूप से राजस्थान कंडीशन में नागौर, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर आदि जिलों में सफलतापूर्वक उगाई जा रही है दोस्तों। इसका पुष्पक्रम की जहां तक बात करें, फूल का प्रकार क्या होता है, पुष्पक्रम। तो इसका पुष्पक्रम दोस्तों रेसिम टाइप का होता है। मूंग एक प्रकार का स्वपरागित पौधा है, गीत है, और स्वपरागित होने के साथ साथ में C4 पौधा है तथा खरीफ ऋतु की फसल है। खरीफ ऋतु की फसल है, इसको खरीफ ऋतु में उगाया जाता है। साथ साथ में मूंग की खेती जायद में भी की जाती है, और जायद में जब इसकी बुआई की जाती है तो फरवरी तथा मार्च महीने में मूंग की बुआई की जाती है दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जलवायु की। दोस्तों मूंग को ग्रीन ग्राम के नाम से संबोधित किया जाता है। जलवायु की बात करें जहां तक तो ये मुख्य रूप से खरीफ ऋतु की फसल है दोस्तों। खरीफ ऋतु की फसल होने के कारण इसे नम तथा गर्म मौसम की आवश्यकता पड़ती है। नम और गर्म जलवायु की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। साथ साथ में इसकी फसल के लिए 40 से 60 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की क्या है, जरूरत है। 40 से 60 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाली भूमि में आसानी से उसे उगाया जा सकता है। सफलतापूर्वक इसकी खेती की जा सकती है और कोई खास स्पेशल जलवायु की इसको आवश्यकता नहीं पड़ती। ज्यादातर ये वर्षा के ऊपर आधारित फसलें हैं दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मृदा और भूमि की तैयारी, जहां तक खेत की तैयारी करेंगे अपन। देखिए दोस्तों इसके लिए बलुई दोमट मृदा आवश्यक होती है, जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 होना क्या है दोस्तों, जरूरी है। मतलब मूंग को लवणीय तथा अम्लीय व क्षारीय भूमियां पसंद नहीं है। इसको कैसी भूमि चाहिए, केवल बलुई दोमट मृदा इसके लिए काफी उपयुक्त मानी जाती है। खेत की तैयारी की जहां तक बात करें, अपन एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करते हैं तथा 2 से 3 जुताइयां देसी हल या कल्टीवेटर से करके पाटा लगा के भूमि को क्या कर लेते हैं, समतल कर लेते हैं। समतल करने के बाद बीजों की बुआई कर देते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसमें इसके उन्नत किस्मों के बारे में। वी किस्में जो अधिक उपज प्राप्त करती है, जैसे K851 बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है, MUM2, RMG 62, RMG 268, RMG 244 जिसे धनु के नाम से संबोधित किया जाता है दोस्तों। ML 268, ML 131, गंगा 1, पूसा बैसाखी। पूसा बैसाखी जो है मूंग की काफी इंपॉर्टेंट वैरायटियों में से एक है दोस्तों। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है, बहुत बार पूछा गया है कि पूसा बैसाखी किसकी किस्म है, तो वो किसकी किस्म है दोस्तों, मूंग की वैरायटी है। आगे अपन बात करते हैं बीज दर एवं बीज उपचार। देखिए दोस्तों, अगर मूंग की आपको एक केवल सिंगल फसल की बुआई करनी है, अगर शुद्ध फसल की बुआई बीज दर देखी जाए तो शुद्ध फसल की बीज दर आपको 15 से 20 kg बीज प्रति हेक्टेयर आपको जरूरत होती है।
तथा आप अगर मिश्रित फसल की बात करते हैं, अगर मिश्रित खेती के रूप में इसकी बुआई करना चाहते हैं बीज की, तो मिश्रित फसल में आपको 8 से 10 केजी बीज प्रति हेक्टेयर क्या होगा, आवश्यक होगा। बात करते हैं जहां तक बीजोपचार की, तो दोस्तों ज्यादातर इनका बीजोपचार थायरम या कैप्टन माध्यम से फंजीसाइड थायरम और कैप्टन, ये 3 ग्राम थायरम या कैप्टन आप लेंगे और प्रति केजी बीज को आप उपचारित करेंगे दोस्तों। साथ साथ में मूंग एक दलहनी फसल आपको पता है, तो राइजोबियम कल्चर के माध्यम से इसके बीजों को उपचारित करके बोएंगे। जो राइजोबियम कल्चर है, राइजोबियम कल्चर वातावरण से नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है, क्योंकि ये दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाने वाला क्या है, जीवाणु है। तो आप 3 पैकेट प्रति हेक्टेयर, मतलब 1 हेक्टेयर में 3 पैकेट काम में लेंगे राइजोबियम कल्चर के। 1 पैकेट में 200 ग्राम होता है राइजोबियम कल्चर, तो 3 पैकेट में 600 ग्राम राइजोबियम कल्चर आप काम में ले सकते हैं। लेने का तरीका क्या, आप 250 ग्राम मतलब गुड़ लेंगे, 1 लीटर पानी में इसका क्या बनाएंगे, घोल बनाएंगे और बीजों के उपचार, मतलब बीजों को चारों तरफ से इसके लगा देंगे और उसके बाद में राइजोबियम कल्चर से इसको उपचारित करके छाया में सुखाकर बीजों की बुआई कर देंगे दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे की तरफ, बुआई का समय एवं बुआई की विधि। आपको पता है दोस्तों, बुआई का समय जहां तक बात करें अपन कि मूंग एक खरीफ ऋतु की फसल है, तो खरीफ में जब बुआई करते हैं तो मानसून शुरुआत अवस्था में करते हैं, मतलब इसकी बुआई जून तथा जुलाई माह के अंदर कर देनी चाहिए, ये खरीफ ऋतु में। और जब अगर आप मूंग की जायद की फसल उगा रहे हो, तो जायद में मूंग की बुआई फरवरी तथा मार्च माह में करते हैं, मार्च महीने के अंदर कर देते हैं। ये क्या है, इनकी बुआई का समय है दोस्तों। बुआई की विधि की जहां तक बात करें तो इनकी बुआई कतारों में की जाती है, तो कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखी जाती है और पौधे से पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर रखते हैं। मूंग की जो गहराई है बीजों की, वो 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई पर बीजों की बुआई की जाती है। 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई रखेंगे, 30 सेंटीमीटर 2 कतारों के बीच की आपसी दूरी रखेंगे तथा 15 से 20 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी आपस में रखेंगे। इस तरीके से आप बीजों की बुआई कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आगे अपन बात करते हैं खाद एवं उर्वरक की। मूंग की फसल को कोई ज्यादा खास खाद एवं उर्वरकों की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि नाइट्रोजन ये खुद वातावरण से फिक्सेशन करने का कार्य कर लेती है, लेकिन फिर भी उसके साथ साथ आपको क्या करना है, 3 से 4 टन प्रति हेक्टेयर FIM या गोबर की खाद जब भूमि की तैयारी करो उस समय ही आपको डाल देना है। मतलब बीज बुआई से 15 से 20 दिन पहले ही आपको FIM या गोबर की खाद तो डाल देनी है। इसके साथ साथ में आप क्या करेंगे, 20 केजी नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर डालेंगे तथा 80 केजी फास्फोरस आप प्रति हेक्टेयर डालेंगे और 40 केजी पोटास आप प्रति हेक्टेयर मूंग के अंदर प्रयोग करेंगे दोस्तों। तो नाइट्रोजन ज्यादा प्रयोग नहीं करते हैं, नाइट्रोजन पौधा खुद ही वातावरण से स्थिरीकरण कर लेता है। इसके साथ 80 केजी फास्फोरस और 40 केजी पोटास प्रयोग करते हैं, जबकि कई बुक्स के अंदर इसको 60 केजी भी दिया हुआ है दोस्तों। तो 60 से 80 केजी के बीच में आप प्रयोग कर सकते हैं। आगे बात करते हैं अपन दोस्तों नेक्स्ट सिंचाई की। इसकी सिंचाई मतलब मूंग को 2 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है। आप इसकी फसल की 2 सिंचाइयां करें और दोनों सिंचाइयां कब करें, एक तो जब इसमें फूल आते हैं तब पहली सिंचाई आप कब करें, फूल आते समय, और दूसरी सिंचाई जब फलियां बनती हैं तब करें, फलियां बनते समय। इस समय आप क्या कर दें, दोनों सिंचाइयां दे दें दोस्तों। नेक्स्ट अपन ये बात करते हैं इंटरकल्चर ऑपरेशन, अंतरा कृषि की जहां तक बात करते हैं, मतलब इसमें खरपतवार नियंत्रण के लिए क्या करें दोस्तों, आप पेंडामिथाइलिन का प्रयोग कर सकते हैं। जब बीज बुआई कर दें आप और बीज बुआई की से पहले अंकुरण नहीं हो उस समय आप प्रति हेक्टेयर क्या करें, पेंडामिथाइलिन का प्रयोग करें, जिससे खरपतवार नियंत्रण हो जाते हैं दोस्तों। आगे अपन बात करते हैं पादप संरक्षण की, कि इनमें लगने वाले कीट कौन से हैं। तो फली छेदक तो इनका दलहनी फसलों का क्या है, मुख्य कीट है। इसके साथ साथ में इसमें कौन कौन से कीट लगते हैं, देखो इसमें चित्ती जीवाणु रोग लगता है,
जो एक बैक्टीरिया के माध्यम से फैलता है और पत्तियों के ऊपर स्पॉट पैदा कर देता है। इसके लिए रोकथाम के लिए क्या करें आप, एग्रोमाइसिन 200 ग्राम प्रति बीज को क्या करें आप उपचारित करें एग्रोमाइसिन नामक रसायन के माध्यम से। साथ में स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 50 ग्राम को 500 लीटर पानी में मिलाकर क्या करें आप छिड़काव करें, तो इससे चित्ती रोग जीवाणु रोग होता है इसका नियंत्रण हो जाता है। आगे अपन बात करते हैं पित्त सीरा मोजेक। ये पित्त सीरा मोजेक मतलब ये क्या करता है, पत्तियों के ऊपर पीला रंग उत्पन्न कर देता है। कारण क्या है इसका फैलने का, मक्खी के द्वारा फैलता है। रोकथाम मिथाइल डेमाटोन जो रसायन होता है इसका 0.25% का छिड़काव आप प्रति हेक्टेयर कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तना झुलसा रोग। तना एक प्रकार से इसका झुलस जाता है, आपको सूखा हुआ सा नजर आएगा। तो इसका क्या करें, बुआई के 30 से 35 दिन बाद में 2 kg मैंकोजेब प्रति हेक्टेयर का छिड़काव करें। आप इसके उपचार के लिए क्या करें, तना झुलसा के लिए मैंकोजेब 2 kg प्रति हेक्टेयर का छिड़काव करें, जिससे क्या तना झुलसा रोग का नियंत्रण हो सकता है और ये आएगा भी नहीं, मतलब खेत में फैलने का सोचेगा भी नहीं एक प्रकार से। आगे अपन बात करते हैं दोस्तों सर्कोस्पोरा पत्ती धब्बा रोग, मतलब इसमें पत्तियों के ऊपर क्या पड़ जाते हैं, धब्बे पड़ जाते हैं। तो इसके उपचार के लिए क्या करें आप, कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति केजी बीज को एक तो आप उपचारित करें। जब बीज बुआई करें तो उस समय कार्बेंडाजिम रसायन के माध्यम से बीजों को उपचारित करें। साथ में कैप्टान या थायरम का प्रयोग करें 3 ग्राम प्रति केजी बीज को उपचारित करने के लिए, इससे इसका निदान हो सकता है। आगे बात करते हैं पीलिया रोग। पीलिया रोग के नियंत्रण के लिए मतलब इसका क्या, मूंग का पूरा पौधा क्या पीला पीला सा अपने को दिखाई देने लग जाता है, थोड़े दिनों में सूख के नष्ट हो जाता है, इसे पीलिया रोग के नाम से संबोधित किया जाता है। ये इसके उपचार के लिए H2SO4 या सल्फ्यूरिक अम्ल 0.5% का छिड़काव करें। तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है उसका छिड़काव, या जो फेरस सल्फेट होता है FeSO4 इसका प्रयोग आप कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं छाछा रोग या चूर्णी फफूंद। इसमें क्या होता है, पत्तियों के ऊपर मतलब एक पाउडर फॉर्म में चूर्ण टाइप का सा आ जाता है, जो मुख्य रूप से फफूंद के माध्यम से होता है दोस्तों। इसके रोकथाम के लिए कैराथान 2.5 kg 10 से 15 दिन के बाद में क्या करें आप छिड़काव करते रहें, 10 से 15 दिन के इंटरवल पे छिड़काव करते रहें कैराथान 2.5 kg प्रति हेक्टेयर की दर से। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों कटाई और मंडाई। जब मूंग की फलियां हरे रंग से काले रंग में परिवर्तित होने लग जाएं, तब आप सोच लें कि मूंग की फलियां पक चुकी हैं। उस टाइम में मूंग की फलियों की तुड़ाई कर लेनी चाहिए तथा जब फलियों के अंदर 8 से 10% नमी रहे, तब आप थ्रेसिंग के माध्यम से या थ्रेसर के माध्यम से इस 8 से 10% नमी के में अंदर बीजों को फलियों से अलग कर सकते हैं। थ्रेसर के माध्यम से इसकी मंडाई कर लेनी चाहिए। उपज की जहां तक बात करें दोस्तों, तो 8 से 10 क्विंटल उपज प्रति हेक्टेयर इसकी प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार जैसे कि अपन ने मूंग की फसल पढ़ी, तो उसी प्रकार से आगे अपन उड़द की फसल के बारे में भी पढ़ेंगे दोस्तों। आगे दोस्तों अपन बात करते हैं, जैसा कि मूंग के बारे में बात की अपन ने, उसी प्रकार से उड़द के बारे में अपन स्टडी करते हैं। तो उड़द क्या है, एक दलहनी मुख्य फसल है जिसका दलहनी फसलों में तीसरा स्थान है इसका। तो देखा जाए तो इसका बोटनिकल नेम होता है क्या, विग्ना मूंगो के नाम से इसको संबोधित किया जाता है। इस प्रकार से इसके ब्लैक ग्राम या काला चना के नाम से भी इसको कहा जाता है। मतलब इसके दानों का जो कलर होता है वो कैसे होता है, ब्लैक पौधा होता है जो इस प्रकार से होता है दोस्तों इसका। आगे अपन बात करते हैं जैसा कि नेक्स्ट, तो ये इसका उत्पत्ति स्थान की जहां तक बात करें तो उत्पत्ति स्थान है भारत। इसका उत्पत्ति भारत के अंदर ही हुई थी और कुल है इसका जो कि है फेबेसी कुल की फसल है। इसमें जो प्रोटीन की क्वांटिटी पाई जाती है वो कितनी पाई जाती है दोस्तों, 24% इसमें क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। प्रोटीन का काफी अच्छा सोर्स है। गुणसूत्र संख्या 2n बराबर कितनी पाई जाती है, इसमें 24 पाई जाती है। और फास्फोरिक जो अम्ल होता है उसकी उपलब्धता इसमें बहुत अधिक होती है। उड़द के अंदर फास्फोरिक अम्ल की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है दोस्तों। फास्फोरिक अम्ल का भी ये काफी अच्छा स्रोत है। इसी प्रकार अपन आगे बढ़ते हैं। जलवायु की जहां तक बात करें तो इसके लिए उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु आवश्यकता रहती है दोस्तों, क्योंकि ये क्या है, एक खरीफ ऋतु की फसल है। उड़द क्या है, ये खरीफ ऋतु की फसल है जिसके लिए उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें तापमान इसके लिए वृद्धि और विकास के लिए 21 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड आवश्यकता पड़ती है तापमान की। और आर्द्रता की जहां तक अपन बात करें तो 60 से
65% आर्द्रता इसकी फसल के लिए क्या है, जरूरी है दोस्तों। अपेक्षित आर्द्रता 60 से 65% चाहिए ही चाहिए। साथ में 40 से 60 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा इसके लिए क्या है दोस्तों, जरूरी है। आगे अपन बात करते हैं जलवायु के बाद में भूमि की तैयारी की और मृदा खेत की जो तैयारी है वो किस प्रकार करें। इसकी खेती के लिए कोई स्पेशल भूमि की आवश्यकता नहीं रहती। ये बलुई दोमट मृदा इसकी खेती के लिए आवश्यक होती है, जिसका पीएच मान 7.5 से 8.5 के मध्य होना जरूरी है। भूमि का पीएच मान ये होना जरूरी है। इसके साथ साथ में खेत की जब तैयारी करें तो एक जुताई वो ही क्या करनी है आपको, देसी हल या कल्टीवेटर के माध्यम से करनी है। मतलब गहरी जुताई करनी है तो आपको किससे करोगे, आप मिट्टी पलटने वाले हल से करोगे। 2 से 3 जुताई आप क्या करोगे, देसी हल या कल्टीवेटर के माध्यम से करके पाटा लगा के भूमि को क्या कर लेंगे, समतल कर लेंगे और उसके बाद में बीजों की बुआई की तैयारी करेंगे। इसके बाद में इसकी बात करते हैं उन्नत किस्म की वैरायटियों की। तो सबसे अच्छी वैरायटी जिसका नाम कृष्णा है, T9 है, पंथ U19 के नाम से संबोधित किया जाता है, पंथ U30, बरखा इसकी किस्म है, जवाहर, बरखा के बारे में काफी पूछा गया, बरखा किसकी किस्म है, उड़द की किस्म है, जवाहर और उड़द 2, LBG20 ये इसकी क्या है, उन्नत किस्में हैं दोस्तों। इन किस्मों के बारे में अपने को पढ़ना है। इसके बाद में अगर उत्परिवर्तित किस्म की बात करें, इसकी म्यूटेंट वैरायटी की, म्यूटेंट वैरायटी का मतलब अनहेरिटेबल इन जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब किसी प्लांट की जीनों में अचानक परिवर्तन को क्या कहते हैं, म्यूटेशन या उत्परिवर्तन कहते हैं। तो वो किस्म है सरला। सरला जो किस्म ये उसकी क्या है, उत्परिवर्तित किस्म है। नेक्स्ट अपन आगे बात करते हैं दोस्तों बीज दर एवं बीजोपचार। अगर आप इसकी शुद्ध फसल की बुआई कर रहे हो, शुद्ध फसल बो रहे हो, तो शुद्ध फसल के लिए इसकी 15 से 20 केजी बीज दर प्रति हेक्टेयर आपको जरूरी रहेगी। अगर आपने फसल मिश्रित फसल के रूप में बुआई कर रहे हो तो मिश्रित फसल के लिए इसकी आपको 8 से 10 केजी बीज दर प्रति हेक्टेयर जरूरी होगी दोस्तों। तो इस प्रकार से आप बीज दर का में ले सकते हैं 10 से 15, ये 15 से 20 केजी क्या ले सकते हैं आप शुद्ध फसल के लिए ले सकते हैं और मिश्रित फसल के लिए 8 से 10। बात करते हैं बीजोपचार की, तो सीधी सी बात है राइजोबियम तो इनके लिए क्या है, मस्त है, क्योंकि क्या है दलहनी फसल है। तो राइजोबियम तो क्या इसके लिए चाहिएगा, कितना चाहिएगा, वही 3 पैकेट चाहिए और एक पैकेट कितना का होता है 200 ग्राम का, मतलब 600 ग्राम तो आपको राइजोबियम कल्चर चाहिए। वही जैसे दलहनी अन्य फसलों को आपने उपचारित करके बोया था, मतलब 250 ग्राम आपको गुड़ लेना है, 1 लीटर पानी लेना है, घोल बनाना है और बीजों के ऊपर डालना है। लेकिन ये प्रोसेस कब का है, लास्ट का, क्योंकि अपने को बीज का ट्रीटमेंट किससे करना है, FIR विधि के माध्यम से, मतलब फंजीसाइड पहले डालना है, इंसेक्टिसाइड बाद में और राइजोबियम कल्चर। तो आप क्या करेंगे, 3 ग्राम थाइरम से प्रति केजी बीज को आप क्या करेंगे, उपचारित करेंगे और इसके माध्यम से उपचारित करके बीजों की बुआई करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे की तरफ बुआई का समय एवं बुआई की विधि। बुआई के समय की बात करें, जहां तक ये कौन से ऋतु की फसल है, खरीफ ऋतु की फसल है। तो खरीफ ऋतु की जो फसलें होती हैं उनकी बुआई कब करते हैं दोस्तों, आपको याद होगा कब करते हैं, जून तथा जुलाई माह के अंदर करते हैं। जून तथा जुलाई माह में अपने इसकी बुआई कर देनी है। बुआई की विधि कैसी करनी है आपको, जब बुआई आपको रो के अंदर करनी है, ऐसे इस प्रकार से जब रो में बुआई करो तो रो से रो या पंक्ति से पंक्ति की दूरी आपको 30 सेंटीमीटर रखनी है। तो पौधे से पौधे की दूरी आपको कितनी रखनी है, 10 सेंटीमीटर। तो आपको 30 × 10 सेंटीमीटर पे बीजों की बुआई करनी है। साथ में बीज की गहराई 3 से 4 सेंटीमीटर आपको रखनी है दोस्तों गहराई, और इससे आप बीजों की बुआई कर सकते हैं। आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट खाद एवं उर्वरक। कोई स्पेशल खाद उर्वरक ज्यादा नहीं चाहिए, इसके लिए बहुत न्यून मात्रा में खाद और उर्वरकों की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। इसमें कितना, इसमें 2 से 3 टन प्रति हेक्टेयर आपको FIM या गोबर की खाद डालनी है। साथ में आपको 20 केजी नाइट्रोजन प्रयोग करना है, जो प्रारंभिक अवस्था में ही कर देना है। फास्फोरस की जहां तक बात करें तो 60 केजी फास्फोरस प्रति हेक्टेयर प्रयोग करना है आपको दोस्तों। और पोटास की जहां तक बात करें 30 केजी पोटास आपको प्रति हेक्टेयर प्रयोग करना है। इस प्रकार से आप नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा का भूमि की तैयारी के समय ही क्या करते हैं, पूर्ण रूप से उपयोग कर लेते हैं दोस्तों। आगे अपन बात करते हैं, जहां तक सिंचाई की बात
बात करें तो इसकी सिंचाई के लिए 2 से 3 सिंचाइयों की इसको आवश्यकता पड़ती है। 2 से 3 सिंचाई चाहिए, जो आपको पहली सिंचाई 30 से 35 दिन पे करनी है, दूसरी सिंचाई जब पुष्पन क्रिया प्रारंभ हो तब करते हैं, और तीसरी सिंचाई जब इसमें फलियां बनती हैं तब दोस्तों क्या करते हैं, तीसरी सिंचाई इसके लिए आवश्यक है। आगे अपन बात करें अंतराकृषि इंटरकल्चर ऑपरेशंस की बात करें जहां तक, तो इसके लिए क्या, वही पेंडामिथाइलिन जो दवा है इसका अंकुरण से पहले ही क्या करें, अपन प्रयोग कर देते हैं दोस्तों खरपतवार नियंत्रण के लिए। आगे अपन बात करते हैं पादप संरक्षण। तो जैसे आपकी मूंग की फसल में आपने पढ़ा था पीलिया रोग के बारे में, पर्णचित्ती रोग के बारे में, वो सारे जो मूंग के रोग लगते हैं वही इसी फसल के अंदर क्या लगते हैं, रोग लगते हैं। तो अपन ने उस फसल के अंदर पढ़ लिया, तो इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। आगे अपन बात करते हैं कटाई और मंडाई। जब इनकी फलियों का रंग, वही बात है कि हरे रंग से पीले रंग में काले रंग में परिवर्तित होने लग जाए तब फलियों की छुटाई कर लेते हैं, और जब दानों में 8 से 10% नमी की मात्रा रहती है तब क्या कर लेते हैं, अपन इसकी मंडाई कर लेते हैं, थ्रेसिंग से इसको अलग कर लेते हैं। उपज की जहां तक बात करें तो इससे प्रति हेक्टेयर 15 से 20 क्विंटल उपज प्राप्त होती है दाने के रूप में, और अगर आपने मिश्रित फसल बोई है तो 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आपको दाना प्राप्त होगा। साथ साथ में चारे की बात करें तो 150 क्विंटल चारा प्रति हेक्टेयर आपको प्राप्त हो जाता है इससे। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने उड़द की फसल पढ़ी। उड़द, मूंग और चने की फसल में ज्यादा कोई बेसिक डिफरेंस नहीं है। चना रबी ऋतु की फसल है, ये क्या है, खरीफ ऋतु की फसल है। वैसे ही 1 बाई 1 करके अपन आगे जो खरीफ की फसलें, दलहनी फसलें बची हुई है उनके बारे में और स्टडी करेंगे। धन्यवाद।